ओके, इस लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन जी इस पर बात करने वाले हैं। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन जी में से मैं आज आपको डिस्कस करवाऊंगा। ये जो इलस्ट्रेशन है इन पर्टिकुलरली ये बेस करता है फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस टॉपिक पर। आई होप आपने इससे रिलेटेड जो थियोरी है उसको लर्न किया है, उसको प्रिपेयर कर लिया है। तो कंसेप्ट हमारे ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपको मॉड्यूल में पेज नंबर 30 पर देखने मिल जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिस पर हम बात कर रहे हैं। यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करते हैं जिसमें एक किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और फिर उस कंटेनर को हम तीन अलग अलग तरीके से एक्सेलरेट करवाते हैं। पहला पॉसिबल एक्सेलरेशन हम ये मानते हैं कि अगर पूरा कंटेनर अपवर्ड एक्सेलरेट कर जाता है ऊपर की तरफ, इन दिस केस तो प्रेशर की इक्वेशन बनती है, उसे हम लिखते हैं रो जी प्लस ए इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट एच। सेकेंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पूरा कंटेनर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर जाता है तो हम लिख पाते हैं जी माइनस ए इंटू एच। और इसी का एक सब केस हमने ये बनाया था कि अगर पूरा कंटेनर फ्री फॉल करता है तो इक्वेशन बन जाती है जी माइनस जी इंटू एच। एंड फाइनली वी गेट द प्रेशर इक्वेशन टू बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। थर्ड जो केस है जो आज इलस्ट्रेशंस में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया गया। तो यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि अगर कंटेनर को हमने हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दिया तो उसमें जो लिक्विड है वो एक इंक्लाइन सरफेस वाला शेप अडॉप्ट कर लेता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन डेवलप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन को आप देख लें कि यहाँ पर हम ऐसे इंक्लाइन सरफेस मान लेते हैं, ये थीटा है। तो हमने ये प्रूफ किया कि tan ऑफ थीटा करस्पॉन्ड करता है a डिवाइडेड बाई जी। आपको याद आ गया ये? यस। यस सर। यस सर। मैं बस हल्का सा रिवीजन आपको दे रहा था एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे, ताकि जो भी दो चार क्वेश्चन आज हम डिस्कस करें उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिलेट कर पाए। अब आइए सीधे इस क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक वेसल है जो मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो फिर पॉइंट ए पर जो कि एच हाइट नीचे है इस इंक्लाइन सरफेस से, यहाँ पर प्रेशर कैसे लिखा जाए? नाउ वी हैव बीन गिवन विद फोर ऑप्शंस। Now, the discussion of this question will give us some very important results. So, focus on everything what we are writing here. Suppose ये कंटेनर है जिस पर हम बात करना चाहते हैं और ये कंटेनर अब एक्सेलरेट हो गया है। जैसे हमें बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऐसे राइट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो शेप ऑफ लिक्विड है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया है लाइक दिस। ऐसा इंक्लिनेशन आ गया है। तो पहले इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इसका अपर सरफेस है लिक्विड का जो इस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है शेप को, और रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं कि कितना एंगल इसने ट्रेस किया। तो ये एंगल हो गया थीटा। अब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बच्चों यहाँ पर है। तो इस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के चलते हम ये कहेंगे कि ये इस कॉर्नर वाले पॉइंट से एल डिस्टेंस पर है और इस ऊपर वाले पॉइंट से या ऊपर वाले सरफेस से एच डिस्टेंस पर है। ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि जब भी हम प्रेशर लिखेंगे उसमें हमें तीन चीजें चाहिए। एक है डेंसिटी, एक है एक्सेलरेशन और एक है हाइट। अब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, सर आपने एक्सेलरेशन को डायरेक्ट ए क्यों लिखा?
बच्चों आमतौर पर क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे ही कंसिडरेशन में गिना जाता है, तो हम यहाँ पे जी लिखते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जिसमें कंटेनर्स पर एक्सेलरेशन कराया गया है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्सेलरेशन उन पर एक्ट हो रहा है, तो हमें यहां पर जो भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आएगी, वो लिखनी है। और अगली बात हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहां पर जो भी हाइट हमें मेजर होनी करनी चाहिए, वो भी इफेक्टिव हाइट हमें मेजर करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये इफेक्टिव हाइट कैसे ले रहे हो आप, एच तो ऑलरेडी दे रखा है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी हम एच मेजर करते हैं तो वो गिवन सरफेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे किसी नॉर्मल कंटेनर की अगर हम बात करते हैं, जैसे ऐसे किसी नॉर्मल कंटेनर की अगर हम बात करते हैं और इसमें कोई लिक्विड फिल्ड है, ये यूं इसमें कोई लिक्विड फिल्ड है। अब कोई भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बच्चों आप करते हो, मान लो ऐसे, तो आपने बोला ये वाली हाइट एच आ गई। अब यहां नोट करें, ये किसी भी गिवन सरफेस पर हम जो हाइट लेते हैं ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमें यहां पे भी फॉलो करना चाहिए। अब यहां देखें आप, ये इंक्लाइन सरफेस है, ये एच ऐसे है, तो ये तो परपेंडिकुलर किसी सूरत में नजर नहीं आ रहा है। तो हमें जो इफेक्टिव हाइट हमेशा निकालनी है, वो ख्याल रखिए, आप याद रखें कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ऐसी हाइट हमें लेनी चाहिए, ये सेंस में हाइट हमें लेनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे एच इफेक्टिव कह सकता हूं। ठीक हो गई बेटा बात? यस। यस सर। तो इफ आई रियली वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो मुझे इन दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो मुझे पता करना है कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है, और दूसरा मुझे ये पता करना है कि इफेक्टिव हाइट कितनी। अब सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। सो लेट मी ड्रॉ द इंक्लाइन सरफेस वंस अगेन। ये ऐसा इंक्लिनेशन है, ठीक है। यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल इसका बनता हुआ मैं बता सकता हूं, ये है थीटा। अब ये पॉइंट को रेफर करते हैं, इस पॉइंट को रेफर करते हैं ऐसे। तो बच्चों हमें समझ आएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। और एक सीडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड एक्ट कर रहा होगा ऐसे। करेक्ट है? ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये तो पूरी सिस्टम पर एक्ट हो गया ना। अब पूरा फ्रेम अगर राइट की तरफ जा रहा है, तो इस पर सीडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों? यस। हमने क्या करना है, बस एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना लेना है, और इन दोनों एक्सेलरेशन का एक वेक्टर सम हमने फाइंड आउट करना है, और यही होगा हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन। देखिए ये एक्सेलरेशन बराबर अपने आप से क्या होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक हो गई बात? तो बिना टाइम खराब करे मैं ये लिख सकता हूं कि इस सिचुएशन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। करेक्ट हो गई बच्चों बात? यस। तो चलो भाई, अब इस फॉर्मूले में इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। अब निकालना है इफेक्टिव हाइट। तो इसके लिए फिर एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं, सेम सिचुएशन दोबारा रिक्रिएट करते हैं। ये अपना इंक्लाइन प्लेन है। थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर दूं ताकि हमको एक फील आए, समझ में आए, एंगल्स ठीक से हमें अंदाजा लेने के लिए हेल्प हो। ये इंक्लिनेशन है थीटा। नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड दिस एज एच। ये चीज हमें एज एच बताई जा रही है, तो हमने क्या करना है, यहां पॉइंट को रेफर करते हुए ऐसे एक परपेंडिकुलर बना देना है यहां पे, लाइक दिस। अब बच्चों ये समझ में आ जाता है, ये है हमारी इफेक्टिव हाइट। ऑब्वियस बात है, यहां पे थीटा हो जाएगा। इस चीज को हम ज्योमेट्रिकली आराम से प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये 90 है, तो यहां अंदर की तरफ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये भी ऐसे परपेंडिकुलर है, तो यहां हो जाएगा थीटा। नाउ दिस इज एल। तो अब आप गौर करें, आपके पास एच इफेक्टिव लिखने के दो तरीके हैं। केयरफुली आप नोटिस करें, अगर आप ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, ये वाला,
तो इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं एच इफेक्टिव इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। सही लिखा बेटा मैंने? यस। दूसरा, आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोअर हाफ ऑफ द ट्रायंगल यूज करें, नीचे वाला ट्रायंगल यूज करें, यानी कि यहां ये एल ऐसे। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं एच इफेक्टिव इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा। देखें, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा इज इक्वल टू एच इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एल। एच इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एल, तो एच इफेक्टिव इज इक्वल टू एल साइन थीटा, है ना। थीटा के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की साइन होती है, थीटा के बाजू वाली साइड हाइपोटेनियस की कॉस होती है। करेक्ट है? आ रहा है समझ में? यस सर। अब इसमें एक और चीज नोटिसेबल है कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, वो सारा कुछ हमें मिल गया। बट हम देखते हैं कि आंसर में हमें कहीं भी साइन या कॉस नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे ये साइन या कॉस के लिए कुछ फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं साइन थीटा के लिए कुछ रेफरेंस बनाता हूं तो यहां पे मैं इसे आसानी से क्लेम कर सकता हूं। यहां एंगल थीटा इजीली प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अब इस थीटा एंगल को रेफर करते हुए आप सोचें, अगर आपने साइन थीटा लिखा तो आप क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड ये वाली साइड, ये वाली साइड तो ए के बराबर है, तो साइन थीटा लिखा जा सकता है ए डिवाइडेड बाय ए इफेक्टिव, यानी कि ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और सिमिलर वे में अगर आपने उसी ट्रायंगल को यूज किया और कॉस ऑफ थीटा लिखा, तो कॉस ऑफ थीटा इसी ट्रायंगल में रेफर करते हुए आप लिख सकते हो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, व्हिच मींस जी डिवाइडेड बाय ए इफेक्टिव, सो दैट में रिजल्ट इन जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक हो गई बच्चों बात? यस। यस सर। अब बस कंक्लूजन करने हैं, कुछ नहीं। ये हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। आए इसकी पहली सिचुएशन में लिखता हूं। फर्स्ट सिचुएशन, if I really want to write pressure, then the formula goes rho A effective H effective. So now pressure is equal to rho A effective is under root A square plus G square. Now for H effective I have two choice. Let's write H cos theta, rho under root A square plus G square into H into, if I substitute for cos of theta, I may write G divided by under root A square plus G square. Now I may find कि ये A square plus G square फैक्टर यहां से कट गया और आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलने लग रही है, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। आप बोलेंगे इसमें तो कोई खास फर्क नहीं है, पहले जैसी ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जरा सा वेट करें, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर टोटल प्रेशर लिखा जाए, एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा जाए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करके टोटल आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर हम एच इफेक्टिव के लिए एच कॉस थीटा ना यूज करके एल साइन थीटा यूज करें, सो लेट मी राइट हियर द सेकंड अप्रोच। नाउ द प्रेशर इज इक्वल टू I have a rho A effective and then H effective. Therefore, pressure is equal to rho under root
a square plus g square into h effective now L sin theta. Now if you substitute for L sin theta, you will be getting under root a square plus g square into L into, you may write a divided by under root a square plus g square. अब आप नोटिस करेंगे कि यहां से ये कट गया और जो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेशर आपको मिल रही है वो मिल रही है रो एल ए, and if you are interested to write it in full absolute pressure condition, you can write the same formula as P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया आपने L इंटू ए। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब जरा इस चीज को ठीक से फील करिए कि ये सारा मामला है क्या। देखिए ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा और एक्सेलरेटेड हालत में उसको इमेजिन किया, तो वो हमें ऐसे नजर आ रहा है। और प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें चूज करना है ये वाला, जो कि लोअर कॉर्नर से एल डिस्टेंस पर है और जिस किसी रेफरेंस में हम ले रहे हैं ये एच डिस्टेंस पर है, और ये रहा एक्सेलरेशन ए। और इसी जगह पे बेटा मैं दिखाऊं तो ये हो गया एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। अब आप नोटिस करो कि जब मैंने एच यूज किया, यानी कि गिवन वर्टिकल हाइट, तो मैंने वर्टिकल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया है रो जी एच। और जब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस्तेमाल किया पॉइंट को रेफर करते हुए, तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यूज किया और प्रेशर लिखा है रो एल ए। यानी कि इसी पॉइंट के प्रेशर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू द वर्टिकल हाइट एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन, एज वेल एज विथ रेफरेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। आ गया समझ में? तो अब ये डेरिवेशन तो ठीक है अपनी जगह पे, बहुत अच्छी बात है, आप इसको याद रखो, लेकिन रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो एंड रिजल्ट है वो आपने भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमारे कौन से ऑप्शंस आएंगे इसमें? सर ऑप्शन सी भी राइट हो सकता है क्या? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी नहीं आ सकता। हेलो सी नहीं आएगा, देखो कैसे आएगा सी। सर, एच इफेक्टिव साइन थीटा की जगह एच बाय एल डालेंगे तो एल एल कैंसिल होगा, एच आएगा ना सर? कहाँ साइन थीटा की जगह? एच बाय एच एल सर, बाई एल सेकंड डाल, डायग्राम में जैसे कि आप अपोजिट अपॉन। हाँ ये वाली साइन थीटा, अब यहां से मैंने साइन थीटा लिया तो एच इफेक्टिव अपॉन एल आ जाएगा ना, एच इफेक्टिव अपॉन एल। तो यहाँ एच इफेक्टिव अपॉन एल, एल एल कैंसल, तो एच इफेक्टिव एच इफेक्टिव। सर एच है ना उधर साइड पे? ये वाली, इसमें साइन थीटा तो ले ही नहीं सकते, अगर साइन थीटा लेते हैं तो फिर ये वाली साइड लेनी पड़ेगी नहीं सामने सर, वाली। इधर वर्ट नहीं सर, इधर लेंगे वर्टिकल तो ये एच। कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? ये वाली साइड लेना पड़ेगा ना, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है, ग्रीन वाली साइड हाइपोटेनियस है, ठीक है? यस, यस सर। ओके, सो वी मेक इट ओनली टू ऑप्शंस, आइदर दिस और आइदर दिस। अब दोनों याद रखना है, दोनों याद रखने का शॉर्टकट बड़ा सिंपल है। अगर मैंने सीधे हाइट लिया, भले सरफेस इंक्लाइन होता है होने दो, अगर मैंने सीधे हाइट लिया तो मैं एक्सेलरेशन भी सीधा लूंगा, और अगर मैंने कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया है उसका, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लेके प्रेशर लिखूंगा। सो यू मे हैव आइदर पी एल ए और यू मे हैव आइदर रो जी एच, सॉरी रो एल ए, और यू मे हैव रो जी एच। ऑफकोर्स उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाद में ऐड ही हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आगे कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ सिंपल से एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या हुआ कि हमने कोई एक लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड हालत में रखा है, कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा, जब भी हम कंटेनर लेते हैं याद रखो कि ये कंटेनर पूरा थ्री डायमेंशनल शेप रहेगा, ठीक है ना? सो दैट कि वॉल्यूम वगैरह के कैलकुलेशन अगर हमें करने पड़े तो ऐसे टू डायमेंशनल रेफरेंस नहीं लेना आपने। ये कंटेनर पूरा का पूरा ऐसे एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह
देखा जाना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। ऐसा एक पूरा 3 डायमेंशनल शेप रहेगा कंटेनर का, तो ये लिक्विड ऐसे पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक हो रही है ना बेटा बात? अगर मैंने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया है तो आ रहा है। अब डायग्राम बनाते वक्त हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस आसानी से हमें समझ आए, इसलिए हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते हैं। बट शुड कीप इन माइंड कि वो पूरा बीकर एक पूरा क्यूबिकल कंटेनर की तरह हम उसे यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर पूरा शेप उसका रहना चाहिए एज रिक्वायर्ड। अब इमेजिन करो बच्चों कि मैंने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया ए एक्सेलरेशन से। जस्ट थिंक इट लाइक दिस, सच दैट कि इतना ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया कि ए इज इक्वल टू जी हो गया। मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैंने उसको एक्सेलरेट कर दिया, और कंटेनर पहले से फुल ऑन फुल नेक टू नेक भरा हुआ है। तो सरफेस तिरछा होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, इसमें से लिक्विड स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। समझ रहे हैं बात ये? यस। अब सोचो अगर लिक्विड स्पिल आउट होता है तो जो एक्सपेक्टेड शेप है हो सकता है वो ऐसे नजर आए आपको। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूं, कुछ ऐसे नजर आए। अब कितना पानी गिरेगा ये तो हमें पता नहीं, एक्चुअली कितना वाटर लिक्विड बाहर गिरेगा हमें ये पता नहीं। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, जस्ट थिंक इट लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है ये स्पिल्ड आउट हो गया, ये एम्प्टी हो गया, ये तो खाली हो गया यहां का, क्योंकि यहां से पानी बाहर गिरा होगा। रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, एक एंगल बना देता हूं यहां पे रेफरेंस के लिए। हमें पता नहीं ये एंगल कितना है। अब आप सोचो अगर ये साइड को मैंने एल लिख दिया, ये कंटेनर की लेंथ को भी मैंने एल लिख दिया, मान लो इसकी हाइट को, तो आप सोचो ऐसी सिचुएशन में अक्सर हम ये लिखते हैं ना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। करेक्ट है? हम्म। यस सर। यस। ये लेकिन करंट कैलकुलेशन या करंट जो हमें कंडीशन प्रोवाइड की गई है उसमें ए इज इक्वल टू जी है, तो ये कट गया, आंसर आया 1। tan थीटा 1 का क्या मतलब है? थीटा 45 डिग्री। वेरी गुड, थीटा इज 45 डिग्री। अब इसको यहां ज्योमेट्री पे अप्लाई करो। चलो मान लेते हैं कि जो पोर्शन यहां खाली हो गया उसकी लेंथ y है, ये यहां से लेके यहां तक। तो obvious बात है ये सामने वाली लेंथ भी मुझे y लिखनी पड़ेगी। तो जरा इसको ज्योमेट्री पे अप्लाई करो और सामने उस ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा लिख के बताओ मुझे, तो क्या लिखोगे आप? tan ऑफ थीटा क्या लिखोगे? y बाई एल। करेक्ट है? यस सर। बट गिवन सिचुएशन हमें ये ऑलरेडी बता रही है कि एंगल तो 45 निकल आया, बिकॉज ए इज इक्वल टू जी, तो आपने ही कंडीशन लगाई थी। तो सॉल्व करने पे tan 45 1 हो गया, विच मीन्स y इज इक्वल टू एल, विच मीन्स y इज इक्वल टू एल। मतलब ये y यहां तक नहीं है बल्कि पूरा नीचे तक है। तो असलियत में ये वाला शेप लेना लेना चाहिए। असलियत में ये लिक्विड ऐसे शेप में आना चाहिए, ये ऐसे शेप में आना चाहिए। करेक्ट हो गई बात? तभी तो होगा y इज इक्वल टू एल। यस और नो? तभी तो यस y इज सर। इक्वल टू एल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो आप अगर गौर से देखेंगे तो हम ये एक डायगोनल बना रहे हैं, टॉप एंड से लेकर के बॉटम के कॉर्नर तक। तो कितना लिक्विड स्पिल आउट हुआ बता सकते हैं? लिक्विड की कितनी वॉल्यूम बाहर गिर गई? बता सकते हाफ। हैं?
हाँ शाबाश, वेरी गुड, हाफ, वेरी गुड, आधी वॉल्यूम बाहर गिर गई। अब मैं कहता हूं भाई इसको तो कंडीशन की तरह याद रखना चाहिए आपने। ये कब हुआ, ये कब हुआ? एक कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेट करते हैं विथ एन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी स्पिल्ड आउट। है ना मजेदार बात? यस सर। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, ये क्वेश्चन मैं हल्का सा ट्विस्ट करता हूं। मान लो कि कंटेनर है और कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। अब आपने इसे एक्सेलरेशन दे दिया, कितना एक्सेलरेशन दिया ये आपको पता नहीं है, जस्ट आपको बताया जा रहा है कि सर्टेन ए एक्सेलरेशन हैज बीन गिवन। आपको बस ये बोला गया कि भाई ए एक्सेलरेशन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इफ वाटर या लिक्विड स्पिल्ड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वी, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो लिक्विड स्पिल्ड हो रहा है, बाहर गिर रहा है, वो टोटल वॉल्यूम फिल्ड का 1/3 है। तो आपको ये पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में सबके? अब आओ देखें, इसका एनालिसिस करते हैं। नाउ वी टू नो एग्जैक्टली कि भाई हमने एक्सेलरेशन कितना दिया है। अब 1/3 वॉल्यूम गया तो ये कितना नीचे आया ये तो हमें पता नहीं है। कितना नीचे गए आया होगा ये हमें पता नहीं है, हम तो कंप्लीटली अनअवेयर हैं। तो हमने मेंशन कर लिया भाई ये यहां से लेके यहां तक ना वाई इतना गैप है। हमने ऐसे मेंशन कर लिया, हमें पता नहीं कितना नीचे आया। टोटल मान लो ये एल, और वो सब कुछ पीछे की तरफ जो चल रहा है वो भी एल, है ना, 3 डायमेंशनल कंटेनर है ना ये, ऐसे पीछे जा रहा होगा वो भी एल, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये वाई कितना है, तो हम क्या करते हैं, सामने एक एंगल बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो ये जो साइड मिल रही होगी ये कितनी मिल रही होगी? L-Y, करेक्ट है ना? ये सुनो यस सर। भाई, ये टोटल तो L होगा, उसमें से अगर यहां से ये Y फैक्टर है तो बचा हुआ साइड जो ये वाला साइड है जिसको मैंने शेड किया, ब्लैक नहीं है ये वाला साइड, ये तो L-Y होना चाहिए। अब हमेशा की ही तरह हमें वो कंडीशन तो भूलनी ही नहीं चाहिए कि इस तरीके के प्रॉब्लम में हमेशा A इज इक्वल टू ए बाय सॉरी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू A/G होता है, ये तो ऑलवेज फॉलो होगा। अब किसी तरीके से अगर मुझे Y मिल जाता है या Y के लिए कोई ये कंडीशन समझ में आ जाती है तो मैं इसे इजीली फिगर आउट कर सकता हूं, क्योंकि इसी ट्राइंगल में हमें यह भी मिलता है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू L-Y डिवाइडेड बाई G, सॉरी L-Y डिवाइडेड बाई L, करेक्ट है ना? यस। अब बस मुझे इतना करना है कि मुझे Y का वैल्यू ढूंढ लेना है। अब Y की वैल्यू पता करने के लिए मैं इस चीज को इस्तेमाल करता हूं। ये कंडीशन हमें बता रही है कि लिक्विड स्पिल्ड आउट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में कैसे लिखूंगा, वो तो लिखूंगा मैं L इंटू L, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, L इंटू L, नो इश्यूज। ठीक है, बट अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि मैं ये जो पोर्शन है 1/3 का ये कैसे लिखूं, इस जगह की वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं, ये जो वॉल्यूम बन रही है ये कैसे निकालूं? तो मैं ऐसे सोचता हूं कि भाई ये पूरा क्यूबिकल अरेंजमेंट मान लेते हैं।
जिसके पीछे की तरफ ये वाली लेंथ कितनी है, L, ये नीचे की तरफ वाली लेंथ कितनी है, L, और बस फर्क इस हाइट का है, ये हाइट कितनी है, Y। Y। अच्छा मैंने यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये नीचे वाला फैक्टर मुझे L-Y लिखना चाहिए, सॉरी, L-Y जो है ना, ये नीचे वाला फैक्टर लिखना चाहिए। और ये y, और यहां भी मुझे करेक्शन कर लेना चाहिए इस फॉर्मूले में, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाई एल। आई मस्ट मेक अ करेक्शन हियर। ठीक है, तो एक काम करो कि ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम बताओ टोटल। एक साइड y, दूसरी साइड l, तीसरी साइड l, तो क्या लिखेंगे हम, L into L into Y। L इंटू y। लेकिन जो स्पिल्ड आउट हुआ है खाली पोर्शन, वो तो उसका आधा होगा, ये इधर सोचो। यस सर। तो इक्वेशन क्या बनी, हाफ, है ना, हाफ, हाफ बोलो, इंटू एल Half इंटू L L into into L। L। इंटू वाई, सही जा रहे हैं। यस सर। तो ये फैक्टर एल 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 कैंसल, और आपको विद इन अ सेकंड ये समझ आ गया कि y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एल। अब आते हैं यहां पर, इस जगह आ जाते हैं, ये कंडीशन पे आते हैं। एक तरफ tan थीटा कहता है a बाई जी, और दूसरी तरफ tan थीटा कहता है y बाई एल। मैंने यहां मिस्टेक कर दी थी, करेक्शन कर दिया मैंने इसको, हाँ ठीक है, L-Y नीचे आना चाहिए था, ऊपर y रहना चाहिए था। तो एक तरफ tan थीटा कहता है a बाई जी, दूसरी तरफ कहता है y बाई एल, तो दोनों को कंपेयर करो। एक तरफ आ गया a बाई जी और दूसरी तरफ आ गया y बाई एल, तो a बाई जी इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या मिला, 2/3 ऑफ एल डिवाइडेड बाई एल। बस आपका काम खत्म हो गया, एल एल कैंसल, तो a की 2/3 ऑफ जी। तो ये कंडीशन भी आप याद रख सकते हैं कि भाई 1/3 वॉल्यूम कब स्पिल्ड आउट होगी, जब मैं इतना एक्सेलरेशन दूंगा जो 2/3 ऑफ जी के बराबर होगा। ठीक हो गई बात। यस, यस सर। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि वैसे भी ये एडिशनल एस्पेक्ट है आपके सिलेबस का। बस इतना हम जरूर सीखेंगे जितना नीट में और जेई मेन में पूछा जा सकता है, तो इतना डिस्कशन इस इलस्ट्रेशन पर काफी है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसका। अब देखें, कंप्लीटली फील्ड क्यूबिकल वेसल है एंड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन इसका गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्यूबिकल वेसल है मतलब 5 और ये जो डेप्थ होगी वो भी 5 होगी। तो अब ये बोल रहा है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने एक्सेलरेट कर दिया, तो बताओ कितना वॉल्यूम स्पिल्ड आउट होगा। तो आए सबसे पहले तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, और अगर ये इतना लिक्विड यहां से निकल गया, मान लो ये वाला लिक्विड यहां से निकल गया, और ये बचा जो है ये अंदर बाकी रह गया है, ये जो ऊपर का पोर्शन निकल गया, तो अब हमें पता नहीं एग्जैक्टली ये हाइट कितनी है, तो इसके लिए हमने y बोल दिया, यहाँ पे हमने एंगल निकाल दिया थीटा, ये सामने की साइड फिर एक बार y हो जाएगी। याद करें इसकी डेप्थ जो है 5 ही होनी चाहिए, ठीक है, ये भी 5 होना चाहिए। तो एक तरफ हमें मिला tan थीटा a बाई जी, दूसरी तरफ हमें मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू y बाई 5। क्या कहते हो, y बाई 5, सही है। यस सर। लेट मी राइट a बाई जी इज इक्वल टू y बाई 5, a का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, y 5। कैलकुलेशन से पता चला y इज इक्वल टू, बोलें, 2.5। वेरी गुड, 2.5 मीटर।
आप सोचें कि ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है ये वॉल्यूम बाहर गिर गई है और मुझे वो कितना स्पिल्ड आउट हुआ है वो निकालना है। तो मैं सिर्फ इतने खाली पोर्शन के चक्कर में नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई ये इसको ऐसे सोचो कि एक साइड y, दूसरी साइड 5 और तीसरी साइड 5। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू वाई, करेक्ट है? यस जिसमें ये दोनों भी आ गए, लेकिन एक्चुअल में जो स्पिल्ड आउट हुआ है, जो बाहर गिर गया है, क्या वो ये है 5 इंटू 5 इंटू वाई, या वो इसका आधा है? आधा है। हाफ है, करेक्ट है। आधा, हाफ, ये गिरा ना, ये तो अंदर अभी भी है। अब हमने y का वैल्यू वैसे भी ढूंढ लिया है, तो वी हैव हाफ इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2.5। चलें बताएं आंसर क्या है? 31.2 मीटर क्यूब। 31.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसलिए। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं इस सेक्शन के लिए इतना काफी है, इसे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको नीट या जेई मेंस तक की एग्जामिनेशंस में प्रॉपरली हेल्प कर जाएगा। अगली क्लास से हम सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स पर या उसके इलस्ट्रेशंस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।